हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज दोबारा से यानी समझ लें कि आज की जो क्लास है, यानी कि आज 16 दिसंबर है। तो 16 दिसंबर की आज क्लास है और वही हमारा एक लेसन है जिसका नाम था पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और काफ़ी हद तक हमने ऑलमोस्ट हमने कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। चंद एक और इम्पॉर्टेंट पैराज हैं, सही है ना, तो वो हमने आज और तैयार किए हैं आपके लिए ताकि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है ना। तो आज कुछ मज़ीद पैराज हैं, तो आज हम यानी अभी तक हमने देखा जाए तो ऑलमोस्ट 4 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक इंट्रोडक्शन था और इंट्रोडक्शन के बाद हमने 4 पार्ट्स जो हैं वो इस लेसन के डिस्कस किए हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो फिफ्थ पार्ट है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो कि रिटन बाय लियाकत अली खान साहब था, बहुत सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। चंद एक नई बातें आज आपसे और डिस्कस करते हैं जो उस स्पीच के अंदर कैंसास में की गई। तो लेट्स हैव अ लुक। सही, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और आज इसका हम जो है फिफ्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन पार्ट 5। सही है ना। और आज जो अहम बातें हैं, जो अहम पैराज हैं, वो आज हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। देखिए जी, जो आज की हमारी स्लाइड है वो आज हम आपके सामने पेश करते हैं। ठीक है, आज जो हमने डिस्कस करना है, जो पैराज हमने आज डिस्कस करने हैं वो आज हमने पॉइंट आउट किए हैं। ठीक है जी, पेज नंबर 47 है और सेकंड पैरा है पेज नंबर 47 का, और लाइन नंबर जो है वो 3 है। ठीक है जी, तमाम लोग देख लीजिए, अगर आपके पास बुक्स हैं तो सही है, वरना आप ये स्लाइड पे देख सकते हैं कि पेज नंबर 47 है, सेकंड पैराग्राफ है, लाइन नंबर 3 है। देखिए जी, आज जो हमारा पॉइंट है, आज जो हमारी डिस्कशन है, आज हमने बीच में थोड़े पैराग्राफ अभी स्किप किए हैं, बीच में थोड़े पैराग्राफ अभी हमने छोड़ दिए हैं। पहले हमारी कोशिश ये थी कि हम सारे बहुत अहम जो मेजर पैराग्राफ्स हैं वो डिस्कस करें, तो इसलिए आज हमने बीच में कुछ पैराज को स्किप करने के बाद हमने कुछ नए पैराज आपके सामने रखे हैं। इस पैराज में क्या डिस्कशन हो रही है हम आपको बता देते हैं। देखें, ये वो पैराग्राफ है जब पाकिस्तान बना। सही है, तो पाकिस्तान के साथ जब बंटवारा हुआ, जब भारत से हमने मुस्लिम पाकिस्तान अलग किया, जहाँ पर मुसलमानों की मेजोरिटी थी, उन एरियाज़ को हमने पाकिस्तान में शामिल किया। तो उस वक्त पाकिस्तान को ज़मीन तो डिवाइड की गई, यानी पाकिस्तान को ज़मीन का टुकड़ा तो दिया गया, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे वादे थे जो किए गए थे। सही है ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वादे जो है वो पूरे नहीं किए गए, क्योंकि आप जानते हैं हमेशा से अंग्रेज़ों ने और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को धोखे दिए हैं। ठीक है ना, तो आज हम वही आपको धोखों की दास्तान जो है वो बताते हैं लियाकत अली ख़ान साहब की ज़बानी। तो लियाकत अली खान साहब का वही स्पीच चल रही है, सही है ना। कैंसस यूनिवर्सिटी है, वही प्लेटफॉर्म है, वही स्टेज है, ठीक है। तो लियाकत अली खान साहब अपना वो वाला पस मंज़र बयान कर रहे हैं जब पाकिस्तान को अलहदा किया गया था हिंदुस्तान से, ठीक है ना, बल्कि ब्रिटिश इंडिया से ज़्यादा मुनासिब होगा क्या कहना, जब ब्रिटिश इंडिया से अलहदा किया गया था तो क्या क्या वाक़यात पेश आए थे, तो हम आपको बताते हैं। देखिए, when British India was partitioned, when British India was partitioned, तो कह रहे हैं जब ब्रिटिश इंडिया यानी अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान जब डिवाइड किया गया था, पार्टीशन किया गया था, हिस्सों में डिवाइड किया गया था, तो कह रहे हैं वी यानी हम, द पाकिस्तानीज were asked to set up a new state of 80 million people within a period of 2 months। यानी आप देखें, ब्लैक मेलिंग का सिलसिला स्टार्ट हो गया था। भाई आप देखें ना, पाकिस्तान बन गया, बस ठीक है, अंग्रेजों का काम खत्म, आप अपना मुल्क संभालो, हम अपना मुल्क संभालेंगे। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान को ब्लैकमेलिंग का सिलसिला स्टार्ट किया गया ब्रिटिश इंडिया की तरफ से, सही है ना। और लॉर्ड माउंट बैटन जो था उसका सरगना था, सरबराह था, ठीक है ना। तो वो ब्रिटिश की तरफ से क्या ब्लैकमेलिंग स्टार्ट की गई जब पाकिस्तान को अलग किया गया, पाकिस्तान को इस्टेब्लिश किया गया, तो कह रहे हैं वर आस्क्ड टू सेट अप अ न्यू स्टेट ऑफ 80 मिलियन पीपल विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स।
यानी 8 मिलियन लोग दिए गए। देखें, ऑलरेडी लोग आबाद थे, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान उन हिस्सों से मिलकर बना था वेयर देयर वर मोर मुस्लिम देन हिंदूज, जहां पहले ही मुसलमान अक्सरियत में रहते थे। लेकिन आप जानते हैं जितने माइग्रेटेड लोग थे जो वहां से आ रहे थे हिंदुस्तान से, सही है ना, जब वो लोग आए तो कहा जाता है 80 मिलियन पीपल सौंपे गए। 80 मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन में 10 लाख, सही ना, 80 मिलियन, यानी आप अंदाजा कर लेना कि 1 मिलियन में 10 लाख, सही है, 10 मिलियन में 1 करोड़, सही है ना, और यहां लिखा हुआ है 80 मिलियन, यानी 80 मिलियन का मतलब तकरीबन तकरीबन 8 करोड़ बंदा, सही है। 1 मिलियन में 10 लाख, 10 मिलियन में 1 करोड़, सॉरी 10 मिलियन में 1 करोड़, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है 80 मिलियन, सही है? यानी तकरीबन 8 करोड़ बंदा, क्योंकि 10 मिलियन मिलते हैं तो 1 करोड़ बनता है, तो 80 मिलियन का मतलब तकरीबन 8 करोड़ आवाम जो है वो सौंपी गई। और कहा जा रहा है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, और हमें टाइम कितना दिया गया ब्रिटिश इंडिया की तरफ से, 2 महीने। यानी कहा गया कि 2 महीने हैं आपके पास और 80 मिलियन लोगों को आपने क्या करना है, पालना है। पालने से मुराद इनको रहने के लिए घर देना है, सर छुपाने के लिए छत देनी है, ठीक है ना, इनको खाना देना, इनको रोजगार देना, इनको ट्रांसपोर्ट देना, इनको सहूलतें देनी है। अब आप खुद सोचें, 2 महीने, और पाकिस्तान अभी बस बना ही है, तो 80 मिलियन पीपल दिए गए, एक नया मुल्क बनाया गया। और कहा जाता है अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिश इंडिया की तरफ से सिर्फ 2 महीने दिए गए कि भाई आपके पास 2 महीने का टाइम है, अगर आपने इनको मैनेज कर लिया, इन लोगों को आपने प्रॉपर ख्याल कर लिया, लुक आफ्टर कर लिया, तो ठीक है, वरना फिर हम आपको या तो ये मुल्क वापस ले लेंगे आपसे, या इसके ऊपर जो है वो हम आके काबिज हो जाएंगे और हम रन करेंगे। यानी कि पहले ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। फिर कहा जाता है चलो ठीक है, 2 मंथ भी थे, कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कैपिटल तो मिलता, कोई पैसा मिलता, कोई दौलत मिलती, कोई इंडस्ट्रीज मिलती, कुछ मिलती, लेकिन कहा जाता है वी हैड नो कैपिटल। हमें एक आना नहीं दिया गया, हमारे पास एक पैसा नहीं था मुल्क को चलाने के लिए, एंड नो फ्लैग। यहां तक कि आप अंदाजा कर ले, पाकिस्तान के पास अपना झंडा पब्लिश कराने के, अपना फ्लैग बनाने के लिए पैसे भी नहीं थे, आप अंदाजा करें। फिर लिखा हुआ है आर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हैड टू बी बिल्ट अप फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी, एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जाहिर सी बात है गवर्नर जनरल थे उनका ऑफिस होना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर थे उनका ऑफिस होना चाहिए था, और प्लस उनके जो डिफरेंट मिनिस्टर्स थे, ठीक है ना, उनके जो लोग थे जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, जो मुल्क की एडमिन को चला रहे थे। तो कहा जा रहा है हमारे पास हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी जो है वो नहीं थी, यानी प्रॉपर ऑफिस नहीं थे, फर्नीचर नहीं थे। तो हमने किस चीज से बनाया, हैड टू बी बिल्ड अप फ्रॉम स्क्रैच, यानी काड़ कबाड़ दिया गया था हमें, यानी प्रॉपर चीजें भी नहीं दी गई थी। फिर उसके बाद कहा जा रहा है वी वर अलॉटेड एन आर्मी। आप जानते हैं जब मुल्क का बंटवारा हुआ था, जब ब्रिटिश इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ था, सही ना, तो उस वक्त जमीन के टुकड़े के साथ साथ हमें हर चीज में हिस्सा चाहिए था, और ऑफ कोर्स मिलना चाहिए था। तो कह रहे हैं हमारे नाम पर एक आर्मी भी अलॉट की गई थी, एक आर्मी भी हमें दी गई थी, लेकिन इतनी पॉलिसी से वो आर्मी दी गई थी, इतनी चालाकी से हमें आर्मी दी गई थी कि वो जो आर्मी थी उसमें जो आर्मी के जो पर्सनल थे, जो आर्मी के बंदे थे, कह रहे वो ऐसे बंदे अलॉट किए थे जो बहुत दूर दूर रहा करते थे। यानी कि कह रहे वी वर अलॉटेड एन आर्मी बट इट्स पर्सनल वर डिस्पर्स्ड फार एंड वाइड एंड कुड नॉट कम टुगेदर फॉर अ मंथ। यानी यूं समझ लें आप कि 4 मंथ्स, यानी मिसाल दी जा रही है कि जो हमें आर्मी दी गई थी, सही ना, अब जाहिर सी बात है पहले तो ब्रिटिश इंडिया था, तो जो आर्मी थी वो ब्रिटिश आर्मी थी। तो ब्रिटिश आर्मी के जो लोग थे, जाहिर सी बात है उसमें अंग्रेज भी थे, है ना, उसमें हिंदूज भी थे, उसमें मुस्लिम्स भी थे, ठीक है ना, पूरी एक आर्मी थी। तो जो आर्मी हमें दी गई थी वो ऐसे बंदे सिलेक्ट किए गए थे जो हिंदुस्तान के बहुत दूर दूर इजला में, बहुत दूर दूर शहरों में रहते थे, जो पाकिस्तान से बहुत दूर रहते थे। उनका नाम दिया गया कि भाई ये फला फला बंदे,
ये आपकी आर्मी का हिस्सा है। तो कहा जा रहा वो जो आर्मी पर्सोनेल थे, जो आर्मी के लोग थे, वो डिस्पर्स्ड, वो बिखरे हुए थे, फैले हुए थे फार एंड वाइड, यानी बहुत दूर दूर रहते थे वो। यानी भाई कॉमन सेंस की बात है ना, अगर मैं सपोज कर ले कराची में जो है ना मुझे आर्मी चाहिए, सही है ना, तो मैं कौन सी आर्मी लूंगा कि जो केपीके में रहती है उस आर्मी को बुलाऊंगा मैं यहाँ पे? नहीं, कराची में अगर आर्मी चाहिए तो हम वो आर्मी लेंगे जो कराची में ही करीब करीब रहते हैं या सिंध तक रहते हैं, ठीक है ना, यानी जो आसानी से यहाँ पर आ सके, जिनको आना भी मसला ना हो। लेकिन जानबूझकर जब पाकिस्तान बन रहा था, जब पाकिस्तान जो है वो सेपरेट हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था, तो हमें कुछ भी नहीं दिया गया था, ना कोई पैसा, ना कोई कैपिटल, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हमें दी गई थी, सही ना, ना ही हमें कोई प्रॉपर आर्मी दी गई थी। और जो आर्मी हमें दी भी गई थी, उसके जो लोग थे, जो उसके सिपाही थे, जो ऑफिसर्स थे, वो दूर दराज जो है ना रहा करते थे, एंड कुड नॉट कम टुगेदर फॉर मंथ्स, और कई महीनों तक हम बेचारों को लेटर ही लिखते रहते कि भाई आपकी पोस्टिंग पाकिस्तान में है, आप यहाँ आ जाएं, आप यहाँ आके रहें, आप पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा है, ठीक है ना। लेकिन कहा जाता है कि कई महीने गुजरने के बाद भी वो लोग वहां तक नहीं पहुंच सके थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब कोई आना चाहता था, कोई नहीं आना चाहता था, कोई वहीं हिंदुस्तान में रहना चाहता था, लेकिन हमें जानबूझकर ऐसे लोग दिए गए थे जो बहुत दूर थे, और जाहिर सी बात है वो नहीं आए। तो मतलब यहां भी फ्रॉड किया गया पाकिस्तान के साथ। फिर कहा जा रहा है वी हैड नो मिलिट्री इक्विपमेंट। अब जाहिर सी बात है, जब मुल्क डिवाइड हो रहे थे तो जाहिर सी बात है इक्विपमेंट भी डिवाइड होना था। अब जाहिर सी बात है, पहले तो आर्मी थी, जो ब्रिटिश इंडिया की आर्मी थी, सही ना, उसमें से हमारी भी आर्मी मिलनी थी, तो आर्मी के साथ साथ बंदे भी मिलने थे, जो गाड़ियां होती हैं आर्मी की वो भी मिलने थी, टैंक्स भी मिलने थे, तोपें भी मिलनी थी, वेपन्स भी मिलने थे, सब कुछ मिलना था। तो कहा जा रहा है कि हमें कुछ भी नहीं दिया गया, वी हैड नो मिलिट्री इक्विपमेंट, हमें कोई मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं दिया गया, सही है। आर शेयर ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया विच वॉज अलॉटेड टू अस ऑन पेपर रिमेन्स लार्जली अनडिलीवर्ड इवन टुडे। यानी लियाकत अली खान साहब अपनी स्पीच में बता रहे हैं कि आर शेयर ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटिश इंडिया से हम अलहदा हुए थे तो हमें एक शेयर दिया गया था, हमें हिस्सा दिया गया था मिलिट्री इक्विपमेंट में, सही है, विच वॉज अलॉटेड टू अस ऑन पेपर, जो कि हमें कागजों पे लिख के दिया गया था कि आपको इतने जहाज मिलेंगे, इतनी तोपें मिलेंगी, इतने इक्विपमेंट मिलेंगे, इतना वेपन मिलेगा, इतनी गन्स मिलेंगी। तो कह रहे हैं वो सब कुछ हमें पेपर पे लिख के दिया गया था, रिमेन्स लार्जली अनडिलीवर्ड इवन टुडे। और लियाकत अली खान साहब कहते हैं आज 3 साल गुजरने के बाद भी उनमें से मेजोरिटी, मैक्सिमम चीजें आज तक हमें डिलीवर नहीं की गई, हमें नहीं दी गई। When 3 years have elapsed, जबकि 3 साल गुजर चुके, हमें कोई भी वादा हमसे किया गया पूरा नहीं किया गया, सिर्फ जमीन के टुकड़े के अलावा हमें कोई चीज नहीं मिली, ना कोई पैसा मिला, ना कोई फैक्ट्री मिली, ना कोई इंडस्ट्री मिली, ना कोई इक्विपमेंट मिला, ना कोई आर्मी मिली, ना कोई पुलिस मिली, ना कोई ट्रांसपोर्ट मिली, ना कोई रेलवे मिली, कुछ भी नहीं मिला। फिर कहा जा रहा है बीइंग अ बैकवर्ड, चूंकि मुसलमान तो पहले से ही बैकवर्ड थे, बैकवर्ड से मुराद आपको हमने शुरू बताया था कि मुसलमान तालीमी मैदान में भी बहुत पीछे थे, और ना ही हमारा कोई इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड था, ना कोई हम कैपिटलिज्म पे थे, ना कोई हमारा कोई सरमायात का, कुछ भी नहीं था, मतलब गुर्बत थी इंतहा दर्जे की, तालीम भी नहीं थी, गुर्बत भी थी, मतलब हर लिहाज से बैकवर्ड थे। तो लियाकत अली खान साहब कहते हैं बीइंग अ बैकवर्ड वी हैड नो इंडस्ट्री, चूंकि हम थे ही बैकवर्ड, हम तो थे बिल्कुल गए गुजरे, तो कह रहे वी हैड नो इंडस्ट्री, हमारे पास ना कोई इंडस्ट्री थी, सही ना, ठीक है जी। तो कहा जा रहा है कि वी हैड नो इंडस्ट्री, ना हमारे पास कोई इंडस्ट्री थी, नो इंजीनियर्स एंड प्रैक्टिकली नो ट्रेडर्स, ना कोई इंजीनियर्स थे, ना कोई ताजिर थे, ना कोई बिजनेस क्लास था, ना कोई इंडस्ट्री थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास। फिर कह रहे हैं विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आजाद हुए हुए अभी कुछ महीने ही गुजरे थे, तो कह रहे हैं 7 मिलियन होमलेस रेफ्यूजीज ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया केम ओवर टू अस इन अ मिजरेबल प्लेस टू सीक शेल्टर। अब हुआ क्या, आपको हमने ऊपर की लाइन से बताया था ना कि 80 मिलियन पीपल्स को संभालने के लिए कितना टाइम दिया गया था, 2 महीने। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह के फजल करम से, लियाकत अली खान साहब की एफर्ट्स की वजह से, सही, अल्लाह के करम की वजह से हमने उस 2 महीने के अंदर 80 मिलियन लोगों को शेल्टर दे दिया था, संभाल लिया था, पाकिस्तान को चला लिया था। और कुछ महीने गुजर गए थे
तो जब ब्रिटिश इंडिया ने देखा कि अरे ये तो 2 महीने के अंदर सरवाइव कर गए, इन्होंने तो 80 मिलियन लोगों को जो है ना सरवाइव करा लिया, तो उन्होंने जानबूझकर क्या करा, ठीक है जी। तो बताने का मकसद सिर्फ क्या है कि पहले ही बदहाली का शिकार थे, और जब अंग्रेजों ने ये देखा कि ये जो 2 महीने के अंदर इन्होंने अपने मुल्क को सरवाइव करा लिया और ये आगे बढ़ चुके हैं, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जानबूझकर जानबूझकर क्या किया, 7 मिलियन होमलेस रिफ्यूजीज, यानी कि भारत में जो लोग, जो मुसलमान रह रहे थे, जो नहीं आना चाहते थे, उन 7 मिलियन लोगों को भी उन्होंने जबरदस्ती क्या करा, ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया से बाहर निकाल फेंका, केम ओवर टू अस, और पाकिस्तान की तरफ दौड़ा दिया उनको, इन अ मिजरेबल प्लेस टू सीक शेल्टर, यानी बदतरीन हालात में मार पीट के लूट मार करके उनको वहां से निकाला, सही है ना। और किस तलाश में निकाला, टू सीक शेल्टर, के जाओ जाकर पाकिस्तान में शेल्टर लो, वहां जाकर पनाह लो, यानी कि। तो देखिए जी, ये दूसरी कंट्रोवर्सी थी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ की गई थी। हालांकि सेपरेशन का सिलसिला ख़त्म हो चुका था, लोगों की माइग्रेशन का सिलसिला ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद जब ब्रिटिश इंडिया ने ये देखा कि पाकिस्तान तो सरवाइव कर गया है, 2 महीने के अंदर इन्होंने 80 मिलियन पीपल को सरवाइव करा लिया, तो फिर उन्होंने कंट्रोवर्सी करके उन लोगों को भी वहां से निकाला, उन मुसलमानों को भी वहां से निकाला जो नहीं आना चाहते थे, जो हिंदुस्तान में ही रहना चाहते थे, लेकिन 7 मिलियन होमलेस पीपल को उन्होंने क्या किया, उनको ड्रिवन आउट किया, वहां से निकाला, और बड़े बदतरीन मिजरेबल हालात में उनको वहां से निकाल के फेंका, सही है ना। और उन्हें फिर मजबूरन क्या होना पड़ा, फिर पाकिस्तान की तरफ आकर शेल्टर लेना पड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लियाकत अली खान साहब की सरबराही के अंदर पाकिस्तान ने उन 7 मिलियन पीपल को भी क्या किया, शेल्टर प्रोवाइड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से सब कुछ मैनेज होता चला गया। तो कह रहे हैं, had it not been had it not been for the unity of our people, लियाकत अली खान साहब क्या कहते हैं, had it not been for the unity of our people we might have plundered, यानी अगर हमने उस वक्त आपस में इत्तेहाद ना किया होता, यानी पाकिस्तानी कौम का बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी कौम ने आपस में इत्तेहाद ना रखा होता तो वी माइट हैव फ्लंडर्ड, हम तबाह हो जाते, क्योंकि दुनिया की पूरी साजिशें थी कि पाकिस्तान को डिफरेंट तरीकों से नुकसान पहुंचाया जाए। तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह का रहम करम भी था, और पाकिस्तान की आवाम की यूनिटी भी थी कि हमने हर मसले को क्या कर लिया, झेल लिया, और पाकिस्तान फ्लंडर्ड होने से, बर्बाद होने से बच गया। वरना आप जानते 2 महीने के अंदर 80 मिलियन लोगों को आप सरवाइव कैसे कराएंगे, फिर 7 मिलियन लोग और दे दिए थे आपको, सही ना, बदहाली का शिकार थे, तो उनको शेल्टर देना, उनको रोजगार देना, उनको रोटी देना बहुत मसला था, बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से लियाकत अली खान साहब ने यह मुमकिन कर दिखाया। तो फिर आगे क्या लिखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हो पाया, कहीं पर भी देखें लियाकत अली खान साहब ने अपना क्रेडिट नहीं लिया कि ये मैंने कर दिखाया, या मैंने ऐसा किया, या मैंने वैसा किया, बल्कि उन्होंने क्या लिखा कि हैड इट नॉट बीन फॉर द यूनिटी ऑफ आवर पीपल वी माइट हैव फ्लंडर्ड, अगर हमारे लोग मुत्तहिद ना होते, यूनाइट ना होते, एक ना होते, और सब एकजुट होकर मुकाबला ना करते, तो शायद हम बर्बाद हो जाते। फिर लियाकत अली खान साहब कहते हैं, बट टुडे आफ्टर 3 years, आज आप देख सकते हैं पाकिस्तान को बने हुए 3 साल गुजर चुके हैं, वी आर स्ट्रोंगर देन बिफोर, लियाकत अली खान साहब कहते हैं हम पहले से ज्यादा मजबूत हो गए, एंड इन स्पाइट ऑफ सम वेरी एंक्शियस मोमेंट, और कहते हैं इन स्पाइट ऑफ सम वेरी एंक्शियस मोमेंट, हमारी जिंदगी में कुछ लम्हे बहुत ही ज्यादा परेशान कुन गुजरे हैं, when our international rights and our freedom seem to be in jeopardy, जबकि इंटरनेशनली हमें जो हुकूक मिलने चाहिए थे, जो हमें आज़ादी मिलनी चाहिए थी, सीम टू बी इन जियोपर्डी, आज भी हमें वो आज़ादी नहीं मिल पा रही है, हमें शकूक की निगाह से देखा जाता है, हमें जो है ना वो राइट्स नहीं दिए जा रहे, हमें वो फ्रीडम नहीं दी जा रही, सही ना, हमें डिफरेंट तरीके से परेशान किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लियाकत अली खान साहब कहते हैं वी आर स्टिल फ्री, कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी आज़ाद हैं, और इंशाल्लाह आगे भी क्या रहेंगे, आज़ाद रहेंगे।
तो चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखिए जी, पेज नंबर 47 ही है और पैराग्राफ नंबर 3 है और बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये यहाँ वहाँ क्यों मूव कर रहे हैं, कभी कोई सा पेज कभी कोई पेज। असल में पता है मैंने आज डिसाइड ये किया हुआ है कि मैं आपको आज सारे इंपॉर्टेंट पैराज पहले पढ़ाऊंगा। मैंने बीच में कुछ पैराज स्किप किए हैं, लेकिन ये जो अभी आपके सामने 3rd पैरा नजर आ रहा है, इससे पहले वाला पैरा जो था वो इसके बिल्कुल बाद वाला ही था, ठीक है ना। तो बहरहाल, तो अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो पेज नंबर 47 3rd पैराग्राफ। अच्छा, इसमें क्या बयान कर रहे हैं? लियाकत अली खान साहब अपनी स्पीच के अंदर डिमांड ऑफ फ्रीडम यानी आजादी का मतलब समझाना चाह रहे हैं, दुनिया के लिए भी और पाकिस्तान की आवाम के लिए भी। तो लियाकत अली खान साहब कहते हैं कि जब हमें आजादी मिल गई, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान ने सरवाइव कर लिया, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, 3 साल गुजर चुके हैं, तो हमारे लिए आजादी का मतलब क्या है? लियाकत अली खान साहब कहते हैं, व्हाट आर द डिमांड्स दैट आर फ्रीडम मेक्स ऑन अस। कहते हैं कि आपके ख्याल में हमारी आजादी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, यानी कौन अपने आप को आजाद कह सकता है या फ्रीडम की डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो लियाकत अली खान साहब ने खुद ही बताई। लियाकत अली खान साहब ने कहा फ्रीडम का मतलब क्या है? आवर फर्स्ट ड्यूटी इज टू आवरसेल्व्स। आजादी की असल डेफिनेशन क्या है कि आवर फर्स्ट ड्यूटी इज टू आवरसेल्व, यानी सबसे पहली ड्यूटी हमारे लिए क्या होना चाहिए? अपना आप। यानी हमारे लिए सबसे पहली डिमांड हमारी आजादी की क्या है? हम खुद हैं। अच्छा, इस खुद का मतलब ये नहीं समझे आप कि है ना कहा जा रहा है कि बस अपना अपना सोचो बाकी दुनिया भाड़ में जाए। सही है, सेल्फिशनेस की बात नहीं हो रही। देखिए आगे उन्होंने लिखा हुआ भी है, क्योंकि लियाकत अली खान साहब जानते थे पाकिस्तानी आवाम फौरन जो है ना नेगेटिव समझती है बात को, तो उन्होंने आगे क्लियर कर दिया कि भाई आई डू नॉट से दिस इन एनी स्पिरिट ऑफ सेल्फिशनेस ऑफ चोरनिज्म। यानी कि ये जो जुमला मैंने कहा है ना कि आवर फर्स्ट ड्यूटी इज टू आवरसेल्व्स, कि हमारी सबसे पहली ड्यूटी हमारे लिए क्या है? हम खुद हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं है, आई डू नॉट से दैट दिस इज इन एनी स्पिरिट ऑफ सेल्फिशनेस। मैं कोई खुदगर्जी की बात नहीं कर रहा कि अपना अपना सोचो बाकी सबको भाड़ में डालो, कह रहे नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। लियाकत अली खान साहब डिफाइन करते हैं, कहते हैं अ फ्री पीपल मस्ट मेंटेन देयर ओन फ्रीडम फर्स्ट। इसका मतलब यह है कि असल में आजाद लोग वही होते हैं जो सबसे पहले अपने आप की आजादी को बैलेंस करें, जो सबसे पहले अपने आप को आजाद बनाए, अपने आप को हर लिहाज से मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर खुद को आजाद बनाए। अगर सपोज करें कि हम आपसे ही सवाल कर लें कि क्या आप अपने आप को आजाद समझते हैं, तो हमारे तकरीबन सारे लोग बोलेंगे हाँ सर हम तो आजाद हैं। कहाँ आजाद है हम? देखें देखिए आजादी का मतलब क्या है? ये जो अपने आप से आजादी है, इसका मतलब क्या है कि हमें किसी का गुलाम नहीं होना है। गुलाम नहीं होने से मुराद, जैसे हमारे मुल्क में सही है ना बहुत ज्यादा ये तादाद पाई जाती है कि लोग गलत को गलत नहीं कहते, सही है ना, लोग सही को सही नहीं कहते, ठीक है ना। लोग कहते हैं अच्छा वो गलत है तो क्या हुआ, वो भी तो गलत है ना। तो सवाल ये नहीं कि गलत कौन है, सवाल ये है जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। और अगर हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सही और गलत में तमीज नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है हमने अपनी फ्रीडम को मेंटेन नहीं किया हुआ। क्योंकि एक आजाद इंसान वही है जिसकी अपनी एक सोच हो, जिसकी अपनी एक मेंटेलिटी हो और वो मेंटेलिटी बिल्कुल राइट हो। यानी उसमें जरा सा भी ये ना हो कि तेरा मेरा ना हो। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको जो चीज सही लगे, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर वो सही काम कर रहा है तो सही कहना चाहिए, सही है ना। और अगर कोई अपना है, अपना सगा भाई अगर, लेकिन वो गलत काम कर रहा है तो उसे गलत कहना चाहिए। तो कह रहे हैं ये है असल आजादी का मतलब कि अ फ्री पीपल मस्ट मेंटेन देयर ओन फ्रीडम फर्स्ट। ये नहीं, हमें अंधी तकलीद नहीं करनी है कि हम जो है ना गलत के साथ चल रहे हैं इसलिए कि यार ये तो अपना भाई है या तो अपना दोस्त है या अपने अहबाब है, गलत है तो क्या हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कहा जा रहा है अदरवाइज दे डिसग्रेस द फेयर नेम ऑफ फ्री मैन एंड वीमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप खुद आजाद नहीं है, अगर आप दूसरों के इशारों पे चलते हैं, दूसरों के की कहने पे चलते हैं, दूसरों को, दूसरे जो गलत कर रहे हैं उनको सही कहते हैं आप, तो कह रहे हैं तो फिर अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप आजाद नहीं है। अदरवाइज दे डिसग्रेस द फेयर नेम ऑफ फ्री मैन एंड वीमेन। तो इसका मतलब है आप आजाद
इंसानों के नाम को क्या कर रहे हैं, डिसग्रेस कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, आप फिर आजाद नहीं कहलवा सकते। फिर लिखते हैं बट द मेंटेनेंस ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्स कांस्टेंट विजिलेंस। अब सवाल ये है कि हम अपनी आजादी को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या चीज रिक्वायर है, तो बता रहे हैं कांस्टेंट विजिलेंस, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी जो है हमारे अंदर होनी जरूरी है। ठीक है ना, हम सही और गलत में डिफरेंस आना चाहिए हमारे को। फिर लियाकत अली खान साहब लिखते हैं लिबर्टी डज नॉट डिसेंड अपॉन अ पीपल। लिबर्टी का मतलब आजादी, खुद मुख्तारी, सही है ना, इंडिपेंडेंस। तो कह रहे लिबर्टी डज नॉट डिसेंड अपॉन अ पीपल। लिबर्टी किसी इंसान को खुद से नहीं मिलती, ये लिबर्टी खुद चल के नहीं आएगी, सही है ना। कह रहे अ पीपल मस्ट रेज देम सेल्फ टू इट, बल्कि इंसान को खुद अपने आप को लिबरल बनाना पड़ता है, आजाद बनाना पड़ता है, खुद मुख्तार बनाना पड़ता है। अगर आप गुलाम बनकर जिएंगे तो दुनिया गुलाम ही बनाकर रखेगी। तो कह रहे अ पीपल मस्ट रेज देमसेल्फ टू इट। आजादी, खुद मुख्तारी हमें खुद क्या करनी पड़ती है, हमें मेंटेन करनी पड़ती है, हमें खुद अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ता है, खुद अपने आप को लिबरल बनाना पड़ता है, सही है ना। फिर लिखते हैं क्या, इट इज अ फ्रूट दैट मस्ट बी अर्न बिफोर इट कैन बी इंजॉयड। यानी आजादी एक ऐसा फ्रूट है, सही है ना, दैट मस्ट बी अर्न, जिसको पहले कमाना पड़ता है, बिफोर इट कैन बी इंजॉयड। आज आप देखें हम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आजाद हैं, हम तो सिर्फ इस आजादी को इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये आजादी जो हम इंजॉय कर रहे हैं इसको बहुत सारे मुसलमानों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान करके इस आजादी को कमाया। आपने याद होगा पाकिस्तान जिंदाबाद लेसन में आपने पढ़ा था 500,000 मुस्लिम्स वर किल्ड, यानी तकरीबन 5 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया था एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। जब बंटवारा हो रहा था, सेपरेशन हो रही थी, मुसलमान माइग्रेट करके आ रहे थे, तो रास्तों में उन्हें क्या किया गया था, उनको शहीद किया गया था। तो वही लॉजिक है कि असल में आज़ादी का जो फ्रूट है वो किसने अर्न किया हमारे लिए, उन शोहदा ने अर्न किया जो पाकिस्तान बनने के दौरान शहीद हुए, सही है ना। और उन्होंने शहादतें दी, उन्होंने कुर्बानियां दी, तभी हम आज हम इस आज़ादी को इंजॉय कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं दैट फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ओनली फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन। कह रहे हैं कि आप क्या समझते हैं, क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ ये आज़ादी है कि आपने अंग्रेज़ों से, फॉरेन डोमिनेशन से, गैर मुल्की कब्जे से आपने आज़ादी हासिल कर ली, ये आज़ादी है। तो लियाकत अली खान साहब कहते हैं अगर आप ये आज़ादी समझते हैं तो इज़ एन आउटबोर्न आइडिया, ये आपकी खाम ख्याली है, ये आपका गलत ख्याल है, ये आपकी खुशफहमी है। इट इज नॉट मेयरली गवर्नमेंट दैट शुड बी फ्री। आजादी का मतलब ये नहीं कि आपने अपनी एक अलग गवर्नमेंट बना ली, आजाद गवर्नमेंट बना ली, अब आप खुद मुख्तार हो गए, नहीं, ये आजादी नहीं है। बट द पीपल देम सेल्फ हु शुड बी फ्री। आजादी का मतलब ये लोगों को आजाद होना चाहिए, सही। एंड नो फ्रीडम हैज एनी रियल वैल्यू फॉर द कॉमन मैन और वुमेन अनलेस इट ऑल्सो मीन्स फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस। और लियाकत अली खान साहब लिखते हैं आजादी का मतलब सिर्फ आजाद होना नहीं है, अपनी गवर्नमेंट बना ली, पाकिस्तान बना लिया, अलग नाम रख लिया, आप आजाद हो गए, नहीं, ये आजादी नहीं है। कह रहे नो फ्रीडम हैज एनी रियल वैल्यू फॉर द कॉमन मैन और वुमेन अनलेस इट ऑल्सो मीन्स फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट। आजादी का मतलब यह है हमें हर किस्म की गुलामी से आजाद होना है, हमें हर किस्म की, देखो लिखा हो ना फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट। वॉन्ट का मतलब यानी कि लाइफ में हम बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो ये भी एक गुलामी है, सही है ना। सब कुछ के यानी चीजों के, मटेरियल चीजों के पीछे ना भागें, सही है ना, यानी ख्वाहिशों को अपना आका ना बनाए या ख्वाहिशों के गुलाम ना बने। फिर कह रहे हैं फ्रीडम फ्रॉम डिसीज, अगर आज़ादी हासिल करनी तो किससे करो, पाकिस्तान में जो बीमारियां हैं उनको ख़त्म करो, पाकिस्तान में जो खामियां हैं, जो कोताहियां हैं उनको ख़त्म करो। फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, अगर किसी को इग्नोर किया जा रहा है, किसी को पीछे छोड़ा तो इसको छोड़ा जाए। मतलब बताने का ये है कि आज़ादी का मतलब ये है कि हमें हर बुराई को ख़त्म करना है, सही ना। सिर्फ आज़ाद हो गए, आज़ाद बन के बैठ गए और पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया, सही है ना, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब यह है कि हमें अपने मुल्क में से हर बुराई को ख़त्म करना है, और अगर हम ये कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है हम आज़ाद हैं, और अगर हम बुराई को बुराई नहीं कह रहे तो इसका मतलब है हम आज़ाद नहीं हैं। दिस इज द मेन टास्क विच कन्फ्रंट्स अस। तो लियाकत अली खान साहब कहते हैं यही सबसे मेन टास्क है अब हमारे लिए, हमारे सामने मौजूद है, जिसको हमें कन्फ्रंट करना है, जिससे हमें फाइट करनी है। इफ वी आर टू टेक आवर राइटफुल प्लेस इन द वर्ल्ड,
in the modern world. اور لیاقت علی خان صاحب کہتے ہیں اگر ہم دنیا میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں اس جدید دور کے اندر، تو ہمیں ان تمام کوتاہیوں سے سیکھنا پڑے گا، اور ان تمام چیزوں کو اوور کم کر کے ہمیں اپنے ملک کو آگے بڑھانا پڑے گا. وی کین ناٹ ہولڈ دا کلاک بیک. لیاقت علی خان صاحب کہتے ہیں پاکستان بہت دیر میں بنا ہے اور دنیا پاکستان سے بہت آگے نکل چکی ہے، تو ہم دنیا تک پہنچنے کے لیے وی کین ناٹ ہولڈ دا کلاک بیک. ہم گھڑی کو واپس نہیں گھما سکتے، ہم ٹائم کو واپس لوٹا نہیں سکتے. اینڈ دیئر فور اٹ از وی، ہم وہی لوگ ہیں who must go forward at a double pace. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کو تو واپس نہیں کر سکتے. تو دیکھیں جی، تو لیاقت علی خان صاحب نے کیا کہا، وی کین ناٹ ہولڈ دا کلاک بیک. ہم دنیا کا وقت واپس تو نہیں لا سکتے، ہم گھڑی کو ریورس تو نہیں چلا سکتے، لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہہ رہے ہیں اینڈ دیئر فور اٹ از وی، ہم ہی وہ لوگ ہیں who must go forward at a double pace. یعنی کہ ظاہر سی بات ہے دنیا کو تو واپس نہیں لا سکتے، دنیا کو تو پیچھے نہیں کھینچ سکتے. اگر ہم دنیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں دنیا کی کامیابی تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، ہمیں موو کرنا پڑے گا ایٹ اے ڈبل پیس. یعنی دگنی سپیڈ کے ساتھ ہمیں کیا کرنا پڑے گا، موو کرنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا. تبھی ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ ماڈرن دنیا میں شامل کرا سکتے ہیں، ماڈرن ورلڈ میں شامل کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو چلیں آج کا لیکچر اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھیں گے. اگر کوئی بھی کنفیوژن ہوتی ہے، آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہوتا ہے، تو کائنڈلی جو ہے نا کامنٹ باکس جو ہوتا ہے وہ چینل پر ہی ہے، اس میں کامنٹ کر دیا کریں. جو بھی آپ کو پوچھنا ہوتا ہے، جو بھی کیوری ہوتی ہے آپ کی، صحیح ہے نا، تو آپ پوچھ لیا کریں، کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو کل ہم اس چیپٹر کو مزید کنٹینیو کریں گے. یعنی آج یہ 16 کا چیپٹر تھا، 16 دسمبر کا چیپٹر تھا. کل 17 دسمبر کا بھی لیسن ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے نا، اور کوشش یہ ہوگی کہ کل انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کو ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، چند ایک پیراگرافز اور ہیں امپورٹنٹ، 2-4 پیراگرافز اور ہیں، تو وہ ہم آپ کو پڑھا کر یہ چیپٹر کیا کر دیں گے انشاءاللہ اینڈ کر دیں گے. پھر بھی بتا رہا ہوں میں، کوئی پریشانی کنفیوژن ہوتی ہے تو آپ لوگ کامنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں، چینل کے اوپر کامنٹ کر سکتے ہیں، تو وہ ہمیں مل سے آئے گا اور ہم اس کی آپ کو جو ہے رپلائی کر دیں گے، جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے جی، چلیں اللہ حافظ.